हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे दोस्त। आज हम आप सभी के बीच में मॉडल टेस्ट पेपर दूसरा लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे दोस्त जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें 38 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। क्या है? अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? आपको पता है भारत राज्यों का संघ भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। किसके विषय में? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है क्या? नागरिकता 5 से 11। ठीक है। भाग 3 में है मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 और भाग 4 में है DPSP और ये है कहाँ से? 36 से 51। चलिए लिख देते हैं 36 से 51, 12 से 35 और भाग 2 नागरिकता जो है ये आपका 4 से 5 से 11 है। ठीक है, 5 से 11 और ये 1 से 4 है। बताइए 32 किस में आ रहा है दोस्त? भाग 3 में आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है। और आपको पता है अनुच्छेद 32 जो है इसमें हमको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है अपने मूल अधिकार के हनन होने पर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए 88वां, ऑप्शन बी 89वां, ऑप्शन सी 87वां, ऑप्शन डी 86वां। बताइए 88वां क्या दोस्त? तो 88वां जो है वो सेवा कर के विषय में था। किसके विषय में? सेवा कर के विषय में था। 89वां किसके लिए था दोस्त? तो SC और ST जो आयोग बने हैं उनके विषय में था 89वां। ठीक है। 87वां किसके लिए था? तो जो संसदीय वितरण, संसदीय सीटों का वितरण, क्या? संसदीय सीटों का वितरण। ठीक है। और 86वां कब था? 2002 में था। और ये किसके लिए था? संविधान संशोधन जो है ये शिक्षा के लिए था। 21A में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष से बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और आगे चल करके जो है जो RTE एक्ट आया था 2009 में, RTE एक्ट 2009 में उसमें संशोधन करके जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। कितने भारतीय राज्य समुद्री समुद्री तट साझा करते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। बताइए इसका सही जवाब दोस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 9। ठीक है। कौन कौन 9 है तो आप जान लीजिए। एक तो गुजरात, क्या? एक गुजरात है। गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आपका आता है गोवा और गोवा के जस्ट बाद आता है कर्नाटक। क्या? कर्नाटक के बाद आता है क्या? केरल के बाद क्या आता है दोस्त? तमिलनाडु आता है नीचे, तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु के बाद आपका इधर आ जाता है आंध्र प्रदेश और फिर उसके बाद आता है उड़ीसा और उड़ीसा के जस्ट बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्त। अब इसमें पूछता है सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा गुजरात की, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका जो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका तमिलनाडु आता है। ठीक है। तो 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 3 नंबर पे आपका तमिलनाडु और 4 नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी राजीव गांधी। देखिए दोस्त अगर बात कर ले तो नेहरू के समय में 1962 का युद्ध हुआ था। ठीक है। इंदिरा गांधी के समय में 1971 62 का युद्ध हुआ था। ये इंडिया और चाइना के बीच हुआ था और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है। राजीव गांधी की बात कर लेते हैं तो इनके टाइम में 1984 भोपाल गैस त्रासदी, क्या? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है। तो 1965 का युद्ध हुआ था, वो लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम प्रधानमंत्री थे और इनका जो समाधि स्थल है, पूछा जाता है आपसे, समाधि स्थल जो है वो है विजय घाट। ठीक है। बहुत कहानी नहीं सुनाएंगे आपको, आपका समय कम जाए और आपको कंटेंट ज़्यादा मिल जाए। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। क्या है? इनमें से कौन यूएनओ की विशेष एजेंसी नहीं है? खाद्य कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र, साइट सी वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। इसका जवाब दीजिए दोस्त। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ठीक है। और
आगे चल कर इसकी पहली बैठक हुई थी 2002 में हुई थी। तो ये यूएनओ की विशेष एजेंसी नहीं है। बाकी आप सारी एजेंसियाँ जो है विशेष एजेंसी के तौर पे, जैसे WHO, IFA, IMF, IMO, ITU, यूनेस्को, है ना, यूनिडो, ये सारी चीज़ें जो है ये यूनेस्को के पार्ट हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल सम्राट की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। ठीक है दोस्त, एक बार बताऊं आपको कि इनमें से हुमायूं, जहांगीर और अकबर ये लोग क्या बनवाए हैं वो आपको याद कर लेना। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपका एक प्रश्न फिक्स हो जाएगा यहीं पे। हालांकि मैं आने वाली प्रैक्टिस में उसको करवाऊंगा। ठीक है, तो चित्रकारी कला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के टाइम में कहा जाता था। इसमें सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी बनाने का फैसला किया था, लेकिन यहाँ पर जल की कमी हो गई, पानी की कमी हुई, जिसकी वजह से इसको ये शहर छोड़ना पड़ा था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अलीवर्दी खान, मीर कासिम। ठीक है दोस्त, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें दो होते, एक रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, और वर्सेस सिराजुद्दौला। क्या? सिराजुद्दौला। ये इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें गद्दारी जो की थी वो मीर जाफर ने किया था। ठीक है, मीर जाफर ने गद्दारी की थी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गए थे, और ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, तो इसमें देखिए नवाब किसको बनाया गया था? जाहिर सिराजुद्दौला तो नहीं बनेंगे, अलीवर्दी खान भी नहीं, मीर कासिम भी नहीं, इसमें बनाया गया था मीर जाफर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। पोक्योंग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही जवाब। पोक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या नागालैंड में? जवाब दीजिए। देखिए पोक्योंग हवाई अड्डा के विषय में थोड़ा सा फैक्ट बता दूं आपको। पूर्वोत्तर भारत का, क्या? पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है ये पोक्योंग है। ये है कहाँ पे? तो ये सिक्किम में दोस्त। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या इसके द्वारा किसके द्वारा की जा सकती है? न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा? आपको पता है न्यूटन का जो पहला नियम है दोस्त, ठीक है, जो न्यूटन का पहला नियम है वो ये कहता है कि भाई क्रिया प्रतिक्रिया, अगर हम चल रहे हैं और हमको कोई रोकेगा तो हम जाहिर सी बात वो करेंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है बात कर ले, जैसे हम रुक गए, दूसरा नियम क्या है? दूसरे नियम से बल के व्यंजक की परिभाषा मिलती है। तो हम इसमें आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 10वां नंबर, श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, या इनमें से कोई नहीं? श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र जो है दोस्त ये कहाँ पे है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यह जो है बराहमी सबसे बड़ी जल परियोजना है। ठीक है दोस्त, ये जो श्रीशैलम है ये आपके ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी पर अवस्थित है। बात क्लियर है? जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो है भाखड़ा नांगल कहाँ पे? सतलज नदी पर है। टिहरी कहाँ पे है? तो भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड कहाँ? महानदी। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। सरदार सरोवर नर्मदा नदी। कोयना नदी पर है। बेलमेरू हाइड्रो तो ये आपका जो है सिलेरू में है। ठीक है दोस्त, तो ये आपको याद रखना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलों का उदाहरण है? ठीक है, खरीफ फसल आपको पता है, खरीफ इसमें होती है, जैसे रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद ये तीन होते हैं। तो रबी को याद करने बताऊं एक ट्रिक आपको, रगबी आप याद कर लीजिए। क्या? रगबी। यहाँ पे गा आया, गा बोले तो गेहूं। अब गेहूं संबंधित आप जितनी भी फसलें बोली जाती हैं वो आप गेहूं, सरसों, मटर, दलहन, ये सारी चीज़ें, जौ, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, खरीफ की बात करते हैं। अब जो बच रहा है तो जाहिर सी बात है क्या बच रहा है? चावल, मक्का, बाजरा, कपास, ये सब बच रहा है, तो ये सब खरीफ की हो जाती हैं। जायद में क्या होता है दोस्त? तरबूजा, खरबूजा, ये सब जायद की फसल है। तो अब देख लीजिए इसमें कपास आया, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 12 नंबर पर क्या है? जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ठीक है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है?
अब देखिए, अब इसमें आपको जैसे अगर आपसे उत्तर दक्षिण हिमालय पर्वतमाला पूछा जाता है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मुख्य दर्रे जो हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऐसे आप करेंगे तो इसमें आपको याद करना है कल जाना पड़ेगा देश से, कल जाना पड़ेगा देश से, ठीक है। तो क से क्या हो गया, काराकोरम हो गया। क्या हो गया दोस्त, काराकोरम हो गया, ठीक है। जाना से क्या हो गया, जास्कर हो गया। क्या हो गया, जास्कर हो गया, ठीक है। और पड़ेगा यहाँ पे तो ये हो गया आपका धौलाधर, और देश से क्या हो गया, शिवालिक हो गया। ऐसे आपका पूर्व क्रम है। तो कल जाना पड़ेगा देश से, तो नाथूराम सिक्किम जेल गया है, तो नाथुला दर्रा जलेपला दर्रा जो है, ठीक है, ये सिक्किम में है। ऐसे आपको याद करना है। फिलहाल जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी का है, तो जोजिला दर्रा जो है ये जास्कर का है। किसका है, जास्कर का है। सिक्किम पड़ेगा, जाहिर सी बात है, यहाँ से ये वाला पार्ट आपका रहेगा तो यही सिम पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 13 नंबर पे, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी नाथुला, ऑप्शन बी स्लीपुलेख, ऑप्शन डी सिपकिला। बताइए दोस्त, जो सिपकिला दर्रा है इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सिपकिला दर्रा भारत तिब्बत सीमा पर पहाड़ी दर्रा है और सतलज नदी जो है ये यहीं से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, जैसे अब यहाँ पे जोजिला, जैसे यहाँ पे नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है। लिपुलेख जो है ये आपका तिब्बत के साथ उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। और जोजिला दर्रा जो है ये विश्व के सबसे खतरनाक पहाड़ियों में और ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 14 नंबर, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। उत्तर से दक्षिण ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर या पृथ्वी के केंद्र पर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए, पृथ्वी का केंद्र ऐसा बिंदु होता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, ठीक है। तो ये आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, मैं थोड़ा सा तेजी से इसलिए चल रहा हूं ताकि आपको कम समय में बेहतर चीजें मिल जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में है, जयपुर में है, हिसार में है या भोपाल में। जवाब दीजिए दोस्त, इसका क्या जवाब होगा। देखिए, अगर हम बात करें इसका तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। अगर हम आपसे कुछ चर्चा करें, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, क्या पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हिसार की बात करें दोस्त, यहाँ पे डेयरी के लिए है, ठीक है। और हिसार के बाद अगर हम बात कर लें किसका, भोपाल का, तो जैसे ये आपका हिसार भोपाल, जैसे अब आपसे पूछा जाए कि भाई राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है ना। केंद्रीय नमक समुद्री रासायनिक अनुसंधान जो है ये आपका भावनगर में है। हम यही पूछ ले चावल अनुसंधान, क्या चावल अनुसंधान पूछ लें आपसे तो क्या कहेंगे आप, कटक बताएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 16 नंबर क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति महाभियोग जो है, बार बार आप सुनते हैं कि साहब अनुच्छेद 61 ये है कैसे, फिर न्यायिक है, अर्धन्यायिक है, विधायी है या कार्यकारी प्रक्रिया है। तो दोस्त इसमें जो है ये आपके ऑप्शन नंबर बी अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। होता क्या है कि भारत के राष्ट्रपति पर जैसे अब अभियोग लगाया जाता है, यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक की शुरुआत के साथ होती है। भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल के लिए एकमात्र शर्त है क्या, संविधान का उल्लंघन। क्या दोस्त, संविधान का, उन्होंने अगर संविधान का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ हम ला सकते हैं क्या, महाभियोग, ठीक है। यह एक क्या है, अर्धन्यायिक निकाय है। न्यायालय या विधायिका के अलावा सरकार का एक अंग है जो निजी दलों के अधिकारों को या तो अधिनिर्णय या नियम बनाने के लिए माध्यम से प्रभावित करता है। तो यह क्या है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 17 नंबर पर क्या, धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपसे मिल जाए, ठीक है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ हम इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, जैसे आपसे अगर पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट, जैसे हम बेकिंग सोडा की बात करें, क्या बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये क्या है, बेकिंग सोडा का है, ठीक है।
अब यहीं पे हम अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, ये पूछे जाते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है दोस्त? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, मतलब CaOCl2, ठीक है। अगर हम बात कर लें कास्टिक सोडा की, क्या कास्टिक सोडा की बात कर लें दोस्त, तो कास्टिक सोडा जो है ये NaOH होता है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। अब यहीं पे विट्रियल का तेल H2SO4 होता है। तो ये सारे हमको जो है याद करने हैं, ये आपसे सीधे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो इसको आप भूलिएगा मत दोस्त। इसका जैसे धावन सोडा जो है, इसमें जो पूछा गया हमसे धावन सोडा, तो धावन सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट, क्या दोस्त? इसमें सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी, सी आपका सही हो जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, ठीक है, NaCl, तो ये आपका NaCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने चर्चा करी दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 18 नंबर पे क्या है? कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? जवाब दीजिए इसका, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी बंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। बताइए इसका सही जवाब। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केचुआ। केचुआ एनालिज जात में पाया जाने वाला एक ट्यूब के आकार का कीड़ा है जो आमतौर पर मिट्टी में रहता है और यह मृत कार्बनिक पदार्थ खाता है और अपने चमड़े से सांस लेता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, क्या आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए अग्नाशयी रस लार, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्लेम, ऑप्शन सी पित्तरस अग्नाशय, ऑप्शन डी लार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पित्तरस और अग्नाशयी रस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, अग्निवार्य निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? किन दो देशों के बीच? बताइए। भारत सिंगापुर, भारत फ्रांस, भारत मलेशिया, भारत श्रीलंका। श्रीलंका के बीच तो सिलिनक्स होता है, मित्रशक्ति होता है, ये होता है, ठीक है। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत और सिंगापुर, ठीक है। अग्निवार्य किसके बीच? भारत सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, चीते को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में फिर से शामिल किया गया है? इसमें घास के मैदानों का आदर्श निवास स्थान है। बहुत चर्चा में रहा दोस्त, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय। बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? आप भी जानते हैं, अभी हाल ही में ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जैसे काजीरंगा हो गया असम वाला, एक सींट की गैंडे के लिए है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए माना जाता है, ठीक है। केवलादेव जो है ये साइबेरियस के लिए जाना जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये एडिशनल पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, विश्व कुष्ठ दिवस 2023 का थीम क्या था? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, एक्स नाउ एंड लेप्रोसी, बीच लेप्रोसी एंड स्टिग्मा, एडवोकेट फॉर मेंटल वेइंग, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपको पता है, इसमें जैसे प्रत्येक वर्ष जो है विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी जो थीम थी वो थी ऑप्शन बी, एक्स नाउ एंड लेप्रोसी, ठीक है दोस्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 23 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा करी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। आपको पता है इसमें जो नाम पे चर्चा हुई है, 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण पुरस्कार घोषणा हुई है, इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसमें कितने पुरस्कार दिए गए दोस्त? इसमें दिए गए हैं 6 पुरस्कार घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। इरफान खान ए लाइफ इज मूवीज की पुस्तक के लेखक कौन है? इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? शुभ्रा गुप्ता, आराधना चौधरी, सचिव सान्याल, विक्रम संपत। इसका जवाब दीजिए दोस्त। इसका सही जवाब हो जाएगा शुभ्रा गुप्ता, ठीक है दोस्त। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सिंधु दर्शन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी मनाली, ऑप्शन डी लद्दाख। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख, ठीक है। ऑप्शन डी लद्दाख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 26 नंबर पर, भारत का पूर्णतः हरित हाइड्रोजन संयंत्र राष्ट्र को में समर्पित किया गया है। कहाँ पे समर्पित है दोस्त? जोराहट में, गुवाहाटी में, जमशेदपुर में या रांची में? बताइए इसका सही जवाब। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, करंट अफेयर है दोस्त, ये जोराहट में जो है पूर्णतः हरित हाइड्रोजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया, ठीक है।
भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र यहीं पे चालू किया गया दोस्त, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पे। क्या उत्तर प्रदेश और विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटावा, प्रयागराज, वाराणसी या लखनऊ में? बताइए। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान संस्थान नहीं भाई, अगर आप उत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करेंगे तो वो तो लखनऊ में है, लेकिन यहाँ पे आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की बात हो रही है, ये आपका संचालित हो रहा है इटावा में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेले फीफा विश्व कप में निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेले थे? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी मोरक्को। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? पेले जो है 1958, 62, 69 में 3 विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। 3 विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? पेले हैं। और 21 देश के थे, ये थे आपके ब्राजील के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त 29 नंबर पे, यूट्यूब के सीईओ के रूप में नियुक्त किसको किया गया है? ऑप्शन ए पराग अग्रवाल, ऑप्शन बी विजय गड्डे, ऑप्शन सी शांतनु नारायण, ऑप्शन डी नील मोहन। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए हम एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पराग अग्रवाल को हटाया गया था, ठीक है, और शांतनु नारायण या इसमें बात कर लेते हैं कौन सही जवाब इसका है। तो यूट्यूब का नया सीईओ जो बनाया गया है वो बनाया गया नील मोहन को। बात क्लियर है? नील मोहन को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त 30 नंबर पे। उत्तर प्रदेश का नाम किस वर्ष पड़ा? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1945। बताइए दोस्त, उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा था? तो आपको पता है इससे पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था। 1950 में जो है इसका नाम बदला गया। कब? 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। क्या? उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। और इसी दिन बेटी बचाओ दिवस, क्या? बेटी बचाओ दिवस भी मनाते हैं। बात क्लियर है? आगे चल करके सन 2000 में जो है इसका नाम जो है परिवर्तित हुआ था। मतलब इसमें 13 जिले काटे गए थे और ये उत्तराखंड के रूप में अलग से जो है एक राज्य बना था, उत्तरांचल। हालांकि उसका नाम 2006 में परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए बस्ती, ऑप्शन बी बुलंदशहर, ऑप्शन डी सीवादा, ऑप्शन डी बलिया। भाई बस्ती तो किसी से नहीं सड़ता है, ये तो आप कर दीजिए। बुलंदशहर जो है ये बिहार की सीमा पे है नहीं, ये आपका जो है हरियाणा की इधर साइड लगता है। बांदा मध्य प्रदेश साइड लगता है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी बलिया बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त 32 नंबर पे। उत्तर प्रदेश में कितने पशु चिकित्सालय हैं? ऑप्शन ए 2200, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1600 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछा सकते हैं दोस्त जो फैक्चुअल हो। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही जवाब। 2200 पशु चिकित्सालय जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक साहित्य कौन कौन से हैं? बताइए दोस्त। ऑप्शन ए दारुण अवधि ब्रज, ऑप्शन बी करुणा भक्ति सायरा, ऑप्शन सी ध्रुपद ब्रज करुणा, ऑप्शन डी बिरहा चैती ढोला। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बिरहा चैती ढोला, बिल्कुल सही जवाब है। ये हमारे लोक साहित्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा या खनन? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में एक प्रमुख दूध उत्पादक के रूप में इसकी मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। क्या दोस्त, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में फंस जाइए। ऑप्शन ए 67.68%, ऑप्शन बी 76.50%, ऑप्शन सी 60.45%, ऑप्शन डी 79.53%। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 67.68%। अगर यहीं आपसे क्या पूछे, अगर आपसे पूछे पुरुष की साक्षरता, क्या पुरुष का साक्षरता पूछेगा दोस्त, तो ये है करीब 77.28%। ठीक है, और अगर यहीं पे आपसे कहा महिला की पूछेगा, महिला की पूछ लेगा दोस्त, तो ये है 57.18%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त 36 नंबर। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए मछली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त 38 नंबर। माफ करिएगा एक प्रश्न गायब है। प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब की गई थी? 1926 में, 1928 में, 1962 में, 1963 में। बताइए इसका सही जवाब।
प्रयाग संगीत समिति की स्थापना जो दोस्त 1926 में की गई थी। 1928 में पंडित दिगंबर एकेडमी जो है स्थापित की गई थी। 1962 में आपका ललित कला अकादमी, क्या ललित कला अकादमी स्थापित हुई थी। और 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, क्या दोस्त, संगीत नाट्य अकादमी स्थापित हुई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास यहीं तक दोस्त। कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने का प्रयास था एक, जिसमें हम लोग पूर्णतः सफल हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।